आज के मुख्य बिंदु हैं धारामापी किसे कहते हैं, धारामापी के प्रकार, चल कुंडली धारामापी का चित्र, संरचना और सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं धारामापी किसे कहते हैं। धारामापी, नाम में ही लग रहा है धारा प्लस मापन, यानी कि जो धारा का मापन किया जाएगा जिसके द्वारा, तो वहाँ उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा का मापन किया जाता है, वहाँ उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में क्या किया जाता है, धारा का मापन किया जाता है, उसे हम धारा मापी कहते हैं। क्लियर है। तो धारा मापी का शाब्दिक अर्थ क्या है, धारा का मापन। अगला है धारा मापी कितने प्रकार की होती है। तो धारा मापी दो प्रकार की होती है, चल चुंबक धारा मापी और चल कुंडली धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी किसे कहते हैं, देखिए चल चुंबक यानी कि इसमें चुंबक को विक्षेपित किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा आप कि चल चुंबक धारा मापी, इसमें क्या किया जाएगा, नाम में लग रहा है इसमें चुंबक, इसमें चुंबक को विक्षेपित किया जाएगा और कुंडली जो है उसे स्थिर रखा जाएगा। तो वहाँ धारा मापी जिसमें कुंडली को तो स्थिर रखकर यह रखा जाता है और चुंबक को विक्षेपित किया जाता है, उसे चल चुंबक धारा मापी कहते हैं। किसे कहेंगे चल चुंबक धारा मापी, ऐसा धारा मापी जिसमें क्या किया जाता है, कुंडली को स्थिर रखा जाता है और चुंबक को विक्षेपित करेंगे, उसे चल चुंबक धारा मापी। दूसरा नाम है चल कुंडली धारा मापी, तो इसमें इसका उल्टा बोलना है। देखिए कुंडली को अब विक्षेपित करेंगे तो स्थिर किसे करेंगे, चुंबक को। तो वहाँ धारा मापी जिसमें चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को विक्षेपित करेंगे, उसे कहेंगे हम चल कुंडली धारा मापी। पर उससे पहले चल चुंबक धारा मापी किस तरह का होता है, स्पर्शज्या धारा मापी जो है, हेमहोल्टेज धारा मापी, आस्थेतिक धारा मापी, ये जो सभी है ये इसी प्रकार के धारा मापी। किस प्रकार के, चल चुंबक धारा मापी। अब है चल कुंडली धारा मापी। तो वहाँ धारा मापी जिसमें देखिए हेडिंग में है कुंडली को विक्षेपित करना है, चुंबक को स्थिर रखना है। तो वहाँ धारा मापी जिसमें चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को विक्षेपित किया जाता है, उसे चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। और चल कुंडली धारा मापी भी दो प्रकार की रहती है, निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी। अब देखिए चल कुंडली धारा मापी का चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसकी संरचना और सिद्धांत हर वर्ष पूछी जाती है। देखिए सबसे पहले समझिए ये एन और एस जो है एक स्थायी नाल चुंबक है। क्या है, एन एस स्थायी नाल चुंबक है जिसके ध्रुव एन है और एस है। ए क्या है, ए आपका है कुंडली, यहाँ लिखा हुआ भी है, पहले इसको समझ ले। एन एस हो गया आपका स्थायी नाल चुंबक, ए कुंडली है, सी क्रोड है, एस पी स्प्रिंग है और T1 और T2 आपके संयोजक पेंच है। एम आपका दर्पर है और जो एफ है वह है फास्पर ब्रांच की पत्ती। ये नाम आप थोड़े अच्छे फोकस से ध्यान देकर सुन लीजिए। एन ए से स्थायी नाल चुंबक, सी इसका क्रोड है, ए कुंडली है और एफ फास्पर ब्रांच की पत्ती है, एम समतल वृत्ति दर्पण है और T1 और T2 है संयोजक पेंच। अब इसकी संरचना देखिए, चित्र के माध्यम से संरचना बड़ी ही सिंपल रहेगी, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा केवल। एन एस इसमें क्या है, एक स्थायी नाल चुंबक होता है, इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है जिसकी जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव है इनके बीच में ये ए क्या है, कुंडली। तो इसमें स्थायी नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के बीच में ये आयताकार या फिर ये गोलाकार भी हो सकती है। तो जिसके ध्रुवों के बीच में आयताकार या गोलाकार कुंडली होती है और यह जो कुंडली होती है वहाँ एल्यूमिनियम की फ्रेम पर बनाई जाती है, लेकिन तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है।
इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होती है जिसके ध्रुवों के बीच में कुंडली होती है जो एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। क्लियर है? अपने शाब्दिक अर्थ में है कि स्थायी नाल चुंबक हो गई, उसके बीच में हो गई कुंडली, कुंडली को एल्यूमिनियम की फ्रेम पर बनाया तांबे के तारों को लपेटकर। कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे का क्रोड सी होता है। ये किसका होता है? नर्म लोहे का होता है। नर्म लोहे का क्रोड होता है। तो कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे का क्रोड सी होता है। और ये जो कुंडली है ये किसके द्वारा लटकी हुई है? एफ के द्वारा लटकी हुई है। और एफ का जो नाम है वह है फास्पर ब्रांच की पत्ती। तो ये जो कुंडली है ये फास्पर ब्रांच की पत्ती के द्वारा लटकी हुई होती है तथा दूसरे सिरे का संबंध किससे है? स्प्रिंग से है। क्या बोला हमने? देखिए अपने शाब्दिक अर्थ में समझिए, संरचना तो आप पढ़ेंगे जिसमें याद हो जाएगी। इसमें स्थायी नाल चुंबक होगी, जो इसके जो NH ध्रुव इन ध्रुवों के बीच में एक आयताकार या गोलाकार कुंडली हो गई जिसे एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाया। कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड सी होता है। इसके बाद में ये जो कुंडली है फास्पर ब्रांच की पत्ती से लटकी हुई होती है तथा जो दूसरा सिरा है उस वहाँ स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कुंडली का जो दूसरा सिरा का संबंध होता है वो किससे होता है? स्प्रिंग से होता है। और ये जो स्प्रिंग है और फास्पर ब्रांच की पत्ती है ये T1 और T2 से जुड़ी हुई होती है। T1 और T2 क्या है? संयोजक पेंच। देखिए नाम याद होना चाहिए आपको। क्लियर है? अब मैं एक बार पूरे तरीके से बोल देता हूँ किस तरह आपको लिखना है। इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होती है जिसके ध्रुवों के बीच में एक आयताकार या गोलाकार कुंडली होती है। इस कुंडली को एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे का क्रोड सी होता है तथा ये जो कुंडली है ये फास्पर ब्रांच की पत्ती के द्वारा लटकी हुई होती है तथा कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग से होता है। और ये जो पत्ती एफ है और स्प्रिंग है इन दोनों से T1 और T2 यानी कि संयोजक पेंच जुड़े हुए होते हैं। संरचना का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। इस तरह ही आपको संरचना लिखनी है कि स्थायी नाल चुंबक है, ध्रुवों के बीच में आयताकार या गोलाकार कुंडली हो गई, एल्यूमिनियम की फ्रेम से बनाया गया तांबे के तारों को लपेटकर। इस कुंडली यह जो कुंडली फास्पर ब्रांच की पत्ती पे लटकी हुई है, दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग से हो गया और पत्ती और स्प्रिंग से संयोजक पेच जुड़े रहेंगे और एक दर्पण जो एम है उसके द्वारा विक्षेप ज्ञात कर लिया जाएगा। अब देखिए चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत भी संरचना की तरह बहुत ही सिंपल है। देखिए जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है। क्या करेंगे? जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है जिससे कुंडली पर विक्षेपण बल युग्म कार्य करने लगता है। कौन सा बल युग्म कार्य करता है? विक्षेपण बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या किया है कि जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की तो कुंडली विक्षेपित हुई जिससे कुंडली पर विक्षेपण बल युग्म कार्य करने लग गया। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली विक्षेपित होगी और कुंडली पर विक्षेपण बल युग्म कार्य करेगा तथा कुंडली जो विक्षेपित हो रही है उसके कारण जो पत्ती है ये जब कुंडली विक्षेपित होएगी तो ये जो पत्ती है इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। ऐंठन किस तरह की होती है? जैसे मरोड़ को हम अपने शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं मरोड़, जिस तरह ये इसे कहेंगे ऐंठन। तो कुंडली में विक्षेपित होने के कारण जो कुंडली है विक्षेपित हुई, उसके कारण जो पत्ती है इस पत्ती में क्या हो गई? ऐंठन उत्पन्न हो गई। और ये जो ऐंठन है यह विक्षेपण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये भी एक ऐंठन भी एक तरह की बल रहेगा। तो ये जो ऐंठन बल मान लीजिए कि ये कौन सा रहेगा? जो विक्षेपण बल है उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा।
देखिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल सा फंडा है कि कुंडली में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो कुंडली विक्षेपित हुई और कुंडली पर विक्षेपण बल युग्म कार्य करने लग गया। अब जब कुंडली पर विक्षेपित होने हुई तो उसके कारण जो पत्ती है उस पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है और ये जो ऐंठन है यह विक्षेपण बल के विपरीत दिशा में कार्य करती है या करता है। ऐंठन भी एक तरह का बल है और ये जब ये दोनों बल यानी एक तो ऐंठन हो गया और एक क्या है विक्षेपण बल युग्म, ऐंठन और विक्षेपण बल युग्म, ये दोनों जब बराबर होंगे तो कुंडली संतुलित हो जाएगी और रुक जाएगी और यही क्या है चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। सिद्धांत आप यहाँ से लिखिएगा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है जिससे कुंडली पर विक्षेपण बल युग्म कार्य करने लगता है तथा कुंडली का विक्षेपित होने से पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है और यहाँ जो ऐंठन है यह विक्षेपण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब ये दोनों बल युग्म, समझ गए कौन से दो बल युग्म, एक तो विक्षेपण बल युग्म और एक ऐंठन, ये जब ये दोनों बल युग्म बराबर हो जाएंगे तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाएगी। यहाँ से धारामापी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में ये चल कुंडली धारामापी का, इसके बाद में चल कुंडली धारामापी, इसके बाद में आपका जाएगा चल कुंडली धारामापी का चित्र और ये चित्र का कुछ नामांकन। अब ये चित्र का नामांकन उतार लीजिएगा। अब यहाँ से संरचना का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर स्प्रिंग मिस्टेक से रह गया था, लिख लीजिएगा और इसके बाद में ये अंत में सिद्धांत। आशा करता हूँ कि आपको धारामापी के प्रकार और मोस्ट इम्पोर्टेंट चल कुंडली धारामापी का चित्र, संरचना और सिद्धांत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।